बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राबिया। मुझे आज सईदुल्लाह का क्वेश्चन आया था जो कि पता चल रहा था कि बच्चे ने ना पढ़ना शुरू किया हुआ, बाकी किसी और बच्चे ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया कि हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही। ऑल्दो थोड़े से ऑफ टॉपिक थे, कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स तो शो करना चाहिए था ना, ताकि मुझे आइडिया हो जाता कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो आप लोगों के किसी किस्म के रिस्पॉन्स के ना आने की रीज़न की वजह से मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो है ना वो टॉपिक सेलेक्ट किया आज, ताकि आप लोग थोड़े इंटरेस्ट के साथ और थोड़े क्वेश्चनिंग करो इसमें से, कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कोशिश ही होगी कि उसको बहुत सिंपल वे में मैं आपको जो है वो डिलीवर करूं, ताकि आप लोग जो है उसको इजी टू रिमेंबर हो आप लोगों के लिए, और आप लोग जो है ना उस क्योंकि ये बेस है, ये समझ आएगी तो आगे आपको कार्बोहाइड्रेट्स का सारा आगे समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, दूसरा उसका नाम सेकेराइड्स भी होता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारे पास जो मेजर या बेसिक एलिमेंट है, ये बैकबोन है ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमारे पास कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, कार्बन से और हाइड्रोजन से क्या निकलेगा, हाइड्रेट्स। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इन द नेचर, इसको हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं which contain the hydrogen and oxygen in the ratio of water। ओके जी, अच्छा जी, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाए सेकेंड ईयर में, तो आप लोग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ के आए थे, जिसकी बेस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया था, इथेन, मीथेन, और उसके साथ हमने अल्कोहल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ईस्टर या ईस्टर ग्रुप और OH ग्रुप अल्कोहल वाला। ठीक है, बेंजीन आ गई थी फिर स्पेशल। अगर हम उस फंक्शनल ग्रुप में से देखें तो हमारे पास दो ग्रुप आए हैं, अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। ठीक है, जो कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के थे, जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता था ऑक्सीजन के साथ। अच्छा जी, अब कार्बन वो मॉलिक्यूल है जिसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, यानी उसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं टू गेट स्टेबिलिटी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, मतलब ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इन फंक्शनल यूनिट के साथ मिलके एक पूरी जो है वो चेन बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बीच में और इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो होगा रेशियो होगी वाटर की और हाइड्रोजन की, वो क्या होगी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी, वाटर की तरह की होगी, यानी H2O होगा। ठीक है, या फिर ये वो सब्सटेंसेस हैं विच आर कन्वर्टेड इनटू द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकली दे आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स विच आर द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका जनरल फार्मूला जो है वो CH2ON है। ठीक है, ये N नंबर कोई सा भी हो सकता है, 1 से शुरू होके आपका 1000 तक जा सकता है। ठीक है, 1 होगा तो हम अभी इसके आगे क्लासिफिकेशन देख लेंगे, तो 1 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, और 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे। और अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आता है सेलुलोज ऑफ द वुड एंड द पेपर, स्टार्च present in the cereal roots and tubers। This is the general introduction। ठीक है, अब हम इसकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ये हमारे पास बायोमेडिकली क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, हम अभी पीछे पढ़ के आए थे माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो हमने कहा था कि यही दोनों मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स हैं ये हमारा क्या बना रही हैं, बेसिकली द
आपकी ऑर्गेनेलीज और सेल बना रहे हैं जिस पे आपकी सारी की सारी लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। हम यही कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर हम उसके फर्दर छोटे यूनिट की तरफ जाना शुरू करें तो हमने माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे। जब तक मतलब इससे हमें इसका आइडिया हो जाता है कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं और बेसिकली जो सेल का फंक्शन और आपका स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस कर रहा है, इन छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारे पास के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपका स्ट्रक्चर बनाने में भी इन्वॉल्व करते हैं, उसके अलावा इनका मेटाबॉलिक रोल भी होता है। अच्छा जी, सबसे पहला रोल तो जो होगा वो क्या होगा कि ये हमारे पास एज अ फ्यूल यूज़ होंगे, यानी हमारे पास सोर्स ऑफ रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। आपकी सेल्स, आपकी जो सेल है, टिश्यू है, ब्रेन है, फीटस है, आपका उसके लिए क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है। मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो सेल और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो अपना फंक्शन जो होंगे वो परफॉर्म कर सकेंगे। पहला काम हो गया कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। मशीन को चलाने के लिए जो इंजन आपका पेट्रोल रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ये क्या करते हैं, ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज, जो स्पेशल जो कार्बोहाइड्रेट्स विद द स्पेसिफिक फंक्शंस आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज सच एज ग्लाइकोजन, स्टार्च फॉर द स्टोरेज, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन, और अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये स्टोरेज फॉर्म में जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। राइबोस या डीऑक्सीराइबोस की बात करें तो ये हमारे पास किसके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट होता है लैक्टोज इन द मिल्क, गैलेक्टोज एंड फॉर लैक्टोज इन मिल्क, ठीक है। यानी अब ये क्या बना रहे हैं, ये आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये जो छोटा यूनिट है ये आपका मिल्क डिफरेंट फॉर्म का हो सकता है, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये भी हम आगे इनका डिफरेंस देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रही थी कि ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास फिर क्या बनाएंगे, लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ मिलके आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिसको हमने सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस बोला था कि हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन, यानी जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिले हुए होंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, जो कि हमने लिपिड जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसमें हमने देख लिया था कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटियोग्लाइकन कंटेन्स आइदर द ग्लूकोज और अदर शुगर्स इन देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकन जो है वो भी हमारे पास एक सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर या तो ग्लूकोज हो सकता है या कोई भी इस क्लास से रिलेटेड कोई सी भी शुगर हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, गैलेक्टोसीमा इसीमिया हो गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो गई। ये भी हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं विद द कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे होगी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस कि बायोमेडिकली वाई दे आर इम्पोर्टेंट, कि उन्होंने क्या करना है, स्ट्रक्चर भी परफॉर्म करना है और फंक्शन भी परफॉर्म करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास सबसे पहला जो है वो क्या है कि हम ये जो हमारी बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके फंक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होता है। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और आपकी जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल है। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं विद द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम इसको क्लासीफाई करते हैं, बेसिकली हम इसको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो हम इसको नंबर ऑफ यूनिट की बेस पे, यानी उसके अंदर यूनिट के नंबर कितने हैं, एक यूनिट जो स्ट्रक्चर है, यानी इसको मैं अगर सेल से रिलेट करूँ तो इसी तरह से हमारे पास अगर तो वो एक मोनोसेक्राइड एक यूनिट से मिलके बना है, यानी एक ग्लूकोज है सपोज करें,
तो वो हमारे पास क्या होगी, मोनोसेक्राइड होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अभी जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। इसमें कितनी क्लासेस हैं, 4, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड द पॉलीसेक्राइड्स। इसमें उसने नंबर ऑफ यूनिट्स भी बता दी है कि मोनोसेक्राइड में हमारे पास यूनिट जो होगा वो एक ही होगा, यानी ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो। ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट की क्लास में से होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो कितना होगा, सिंगल यूनिट के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो क्या होगा, मोनोसेक्राइड। और डाइसेक्राइड वो होगा जिसमें 2 यूनिट्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होंगे, वो क्या होंगे, डाइसेक्राइड्स। और ओलिगोसेक्राइड्स में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 3 to 9 रेंज कर रहा है। पॉलीसेक्राइड के अंदर देयर विल बी द मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, स्वीटेस्ट इन टेस्ट होंगे। अच्छा जी, अब ये क्या है कि क्योंकि सिंपल है, इसको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू द सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। इसका कोई बड़ा यूनिट ही नहीं है जिसको हम काट के या तोड़ के छोटे यूनिट में ले आएंगे, तो फिर क्योंकि ये पहले ही सबसे छोटा यूनिट है तो इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। उसके अलावा हमारे पास 200 मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो नेचर में होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसको हम उसी तरह से जैसे हमने जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इसी तरह से हम जनरल क्लासिफिकेशन में ही आना था कि हमने जो है वो क्या किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसको क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल ट्रायोसिस और टेट्रोसिस, यानी 3 होंगे यूनिट या 4 होंगे, डाई में 2 होंगे। ठीक है, पेंटोसिस, हेक्सोसिस ये 5 और 6 इस तरह से। या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, अब इसकी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन। 2 इसको अभी भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होंगे, इस कार्बोनाइल ग्रुप में मज़ीद 2 जो बॉन्ड बनेंगे वो या तो बनेगा अगर तो वो फॉर्म अल्डिहाइड ग्रुप है, सॉरी, अगर तो वो अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसमें एक जो लिंकेज होगा कार्बन के साथ वो R होगा, या कोई सा भी चेन हो सकती है, ये सिंपल जो है वो H हो सकता है। जो बात मैं आपको करना चाह रही हूँ ये कि अल्डिहाइड में इन 2 ग्रुप्स में से किसी एक का भी हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। ठीक है, बाकी चेन भी हो सकती है, कोई और ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है। जबकि कीटोन ग्रुप में आपका दोनों जो बॉन्ड होंगे कार्बन के साथ लगे हुए वो कौन से होंगे, आपके RR होंगे, यानी इसमें कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब क्या है कि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप, और अगर दोनों ही RR लगे हुए हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये द कीटोन ग्रुप। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन की बेस पर भी हम जो है वो आगे थोड़ी सी वो देखेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डाइसेक्राइड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास क्या होंगे, 2 यूनिट जो होंगे वो कंडेंस होंगे, तो वो डाइसेक्राइड्स बनाएंगे। कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। ठीक है, जब आपके 2 मोनोसेक्राइड यूनिट कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होंगे, बॉन्डेड होंगे, तो उस यूनिट उस बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड बोलेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज। ठीक है, अगर हम बात करें सक्रोज की तो सक्रोज के अंदर जो 2 सिंगल मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें से एक ग्लूकोज होगा और दूसरा फ्रुक्टोज होगा। दोनों 6 कार्बन कंपाउंड हैं। 6 कार्बन कंपाउंड का मतलब ये है कि उनके उस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 6। दोनों के अंदर जो होंगे वो 6 होंगे, C6H12O6। जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा कि एक अल्डिहाइड होगी और दूसरी कीटोनिक ग्रुप होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने भी क्या पढ़ा कि हमारे पास जो सक्रोज होती है उसके जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या हैं, उनमें से एक जो है वो ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रुक्टोज है।
दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है, दोनों एक से ही हैं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, द डिफरेंस इज इन देयर फंक्शनल ग्रुप, एक अल्डिहाइड है और दूसरी कीटोनिक है। इसी तरह से माल्टोज के अंदर भी हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज आता है, यानी दोनों जो बेसिक आपके मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या हैं, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है और सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लैक्टोज, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज आएगा और गैलेक्टोज आएगा, ये भी दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है। तो हमने ये देखा कि डाइसेक्राइड में ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो मोनोसेक्राइड हैं वो सेम ही हो, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो भी इसी तरह से हमारे पास आएगा कि वो भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जो होंगे वो बॉन्डेड होंगे, उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें आने वाले जो छोटे यूनिट होंगे, यानी जो मोनोसेक्राइड का नंबर होगा वो 3 to 10 होगा। 3 to 10 जो हमारे पास छोटे यूनिट्स हैं जिसको हम मोनोसेक्राइड्स बोल रहे हैं, वो मिलके हमारे पास एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलेंगे। इसका जनरल फार्मूला जो होगा वो CnH2n-1O और n-1, ठीक है। यानी आपने इस सारे n में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक ऑक्सीजन को रिमूव करना है टोटल सम में से। H2n का मतलब है कि आपने इस n को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उस टोटल सम में से 1 को माइनस करना है। और ऑक्सीजन के लिए आपने n-1 करना है, यानी अगर n जो है वो 6 है तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा। मोस्ट ऑफ द देम आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन एंजाइम्स। इसमें से अक्सर जो आपके जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसेक्राइड्स। ये भी वही होंगे कि ये हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू होंगे, लेकिन उसमें नंबर की जो लिमिट है, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स की, वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है। 10 मोनोसेक्राइड से शुरू होगा और आगे आप जितना बढ़ाना चाहें वो हो जाएगा। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्टार्च है और डेक्स्ट्रिन वगैरह हैं। इसको हम फर्दर 2 क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक कौन सी है, होमोपॉलीसेक्राइड, और दूसरी कौन सी है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मीन सेम, यानी उसके अंदर जितने भी मोनोसेक्राइड होंगे वो क्या होंगे, सेम काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड होंगे, जो होमोपॉलीसेक्राइड होगी। जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जो होंगे उसमें क्या होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड्स होंगे। अब ये हम फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस पढ़ें और अब हम इसकी नाम भी देख लेंगे कि क्या है। अगर तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी C+O और H है, तो वो जो आपकी क्या कहते हैं शुगर होगी वो या जो कार्बोहाइड्रेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 कार्बन कंपाउंड ले रहे हैं तो 6 के नंबर से वो क्या हो जाएगी, हेक्सा 6 को बोलते हैं, और अल्डिहाइड ग्रुप की बेस पे वो क्या हो जाएगी, एल्डो हेक्सोज ग्रुप, उसको हम पूरा बोलेंगे एल्डो हेक्सोज। यानी एल्डिहाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। ये अब हमारे पास आ गया कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप में हमारे पास क्या है, C+O और दोनों तरफ उसके लगा हुआ है R। इसमें हम जो सफिक्स एडिशनल ऐड करते हैं वो क्या होता है, UL। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अच्छा जी, इसको हम किस तरह से करेंगे कि आप अगर आप ग्लिसरल्डिहाइड को देखें तो हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर, ये कौन सा है, ग्लिसरल्डिहाइड का 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है कि मिडल कार्बन जो है उसके एक साइड पे OH ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे साइड पे H, जबकि पहले कार्बन ये हमारे पास ये कार्बोनाइल कार्बन थी, ये उसने ये अल्डिहाइड ग्रुप बना लिया, ठीक है। यानी ग्लिसरल्डिहाइड, हमें नाम से पता चल गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड ग्रुप, और नीचे उसने कार्बन पूरे कर दिए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ऊपर से शुरू करें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग गया, ये अल्डिहाइड ग्रुप लग गया। इसी तरह से अगर आप इसको कंसीडर करें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड O है ये बीच में लगा हुआ है और ऊपर और नीचे इसी तरह से CH2OH लगा हुआ है, तो हमारे पास वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी द ये आपका एसीटोन वाला।
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसमें जो 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 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और हमारा उसमें नाम भी आ गया एसीटोन। अगर हम इसको अपनी आम उसमें उसको मैं बताऊं आपको, पिछली हमने हेक्सा ली थी, एल्डो हेक्सा, ठीक है। तो अब हम कीटो हेक्सा ले लेंगे। हमने नाम से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास कीटो का मतलब क्या है कि इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यानी C डबल बॉन्ड O और R लगे हुए हैं। जबकि हेक्सो का क्या मतलब होगा, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने होंगे, 6 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास नोमेनक्लेचर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ जेनरिक नेम है, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये उसकी एग्जाम्पल है। अभी हम नंबर ऑफ उसकी बेस पर कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस में। इसमें हमें वो ये नहीं देख रहे अभी कि हम कि फंक्शनल ग्रुप इनमें से किस किस के पास कौन सा है। ट्राइओसिस का मतलब इसका कौन सा होगा, इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 3। टेट्रोसिस का मतलब 4, पेंटोसिस का मतलब 5, हेक्सोसिस का मतलब 6, हेप्टा का 7 और नैनो का 9, ठीक है। तो ये आगे उसकी एग्जांपल आ गई कि हमारे पास ट्राइओसिस की बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड आ जाएगा, और टेट्रोसिस की बात करें तो इरिथ्रोसिस आ जाएंगे, और पेंटोसिस की बात करें तो राइबोस वगैरह आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी शेप किस तरह से होती है, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बेस पे हम उसको 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, स्ट्रेट, ब्रांच्ड और साइक्लिक। इनमें से सबसे स्टेबल जो है वो साइक्लिक है, और सबसे सिंपल जो है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ये होगा कि आपका कार्बन जो होगा, ये जो चेन होगी वो एक पूरी स्ट्रेट वे में जो होगी, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन लिंकेज जो होगा वो साइड बाय साइड होगा, आपस में एक दूसरे की तरह जुड़े हुए होंगे। और जब ब्रांच्ड होगा तो वो क्या करेंगे, ब्रांचिंग सिस्टम बनाना शुरू कर देंगे। यानी आपका अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर हम ब्रांच भी इसमें से कोई नहीं है, इस पे ब्रांचेस लगाते जाएं, इसके ऊपर जो है वो हम एक बॉन्ड इधर लगा दें और फिर इसके नीचे और लगा दें, तो दैट सिस्टम विल बी द ब्रांच, दिस वन इज सम ऑफ द ब्रांच। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक छोटी सी ब्रांच है। और हम साइक्लिक जो है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ उसकी जनरल बातें पढ़ रहे हैं। साइक्लिक जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है, और ज़्यादा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में ही होते हैं। अब हम अगली पढ़ रहे हैं आइसोमर्स और एपिमर्स। आइसोमर्स हमारे पास वो होंगे जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा, ठीक है। किस तरह से हमारे पास क्या है कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मैं इसकी एग्जांपल में अभी हम देखते हैं, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम अभी जितने भी नाम पढ़ेंगे ना, 4, वो चारों के अंदर जितने कार्बन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स होंगे, वो 6, 12 और 6 होंगे। 6 कार्बन एटम्स, 12 कार्बन एटम्स, 6 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब जो नाम पढ़ने लगे हैं वो हम कौन से हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज। अब हम इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप ग्लूकोज और इस टाइम मेनोज को देखें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, तो आप अगर इस स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमारी कार्बन 1 है, जहाँ पे आपको ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पे मीट होती नज़र आ रही हैं। दिस विल बी द कार्बन 1, फिर कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 और 6। पहला ग्रुप जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये अल्डिहाइड है। ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं। C2 पे जाएं तो आपके एक साइड पे OH है और दूसरी साइड पे H है। C3 में OH आपकी राइट साइड पे है और H आपकी लेफ्ट साइड पे है। C4 पे जाएंगे तो OH राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और H जो है हाइड्रोजन जो है वो किस पे है, राइट साइड पे। 5 पे भी इसी तरह से और 6 पे भी इसी तरह से हो गया। अब हम देखते हैं
गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को। गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर पे हम देख रहे हैं कि उसका कार्बन 1 जो है वो सेम टू ग्लूकोज है, कार्बन 2 भी सेम टू ग्लूकोज है, कार्बन 3 भी सेम टू ग्लूकोज है, कार्बन 4 के लेवल पे OH में डिफरेंस आ रहा है। ग्लूकोज में था वो लेफ्ट साइड पे OH, जबकि गैलेक्टोज में है वो राइट साइड पे। ये C5 पे भी सेम है और C6 पे भी सेम है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का सेम केमिकल फार्मूला है, C6H12O6 दोनों के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, C4 के कार्बन लेवल पे, जहाँ पे हमारे पास OH का डिफरेंस है, एक में राइट साइड पे है और दूसरी में लेफ्ट साइड पे है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे बोथ आर आइसोमर्स। ठीक है, अच्छा जी, अगला हम पढ़ेंगे एपिमर टर्म। जो हमारे पास एपिमर टर्म थी, ये हमारी सारी सिंपल हो गई कि हमने देखा कि हमारे पास C6H12O6 सब में कितने थे, सेम थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम डिफरेंट था। यहाँ पे भी आप देखें तो ये हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमारे पास OH होगा, H राइट साइड पे है, OH लेफ्ट साइड पे है और ये OH आपकी राइट साइड पे है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये हमारे पास कार्बन 2 के लेवल पे जो है वो OH का डिफरेंस आएगा विद द हेल्प ऑफ फ्रुक्टोज को, और इसको जब कंपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आइसोमर में डिफरेंस है वो क्या है कि ये सारे एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी सबका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, केमिकल फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, सारे एक दूसरे से डिफर करेंगे। अगली जो है वो हमारे पास क्या है, एपिमर टर्म। एपिमर टर्म जो है वो ये कहती है कि हमारे पास उनमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन एटम एक्सेप्ट द कार्बोनाइल कार्बन एज डिफाइंड एज एपिमर्स ऑफ ईच अदर। यानी हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन उनमें हमारे पास एक स्पेसिफिक कार्बन एटम पे जो बॉन्डिंग की अरेंजमेंट है, ये जो बॉन्डिंग होगी वो डिफर करेगी एक्सेप्ट द कार्बन जो कि आपका कार्बोनाइल ग्रुप का होगा। ठीक है, उस कार्बोनाइल के अलावा सारा आपका जो एक स्पेसिफिक कार्बन एटम पे जो होगी वो चेंज हो जाएगी आपका मॉलिक्यूल। अभी हम दोबारा ये ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को देखते हैं। हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, C1 2 3, हमारे पास C4 के लेवल पे डिफरेंस था। ग्लूकोज में C4 के लेवल पे राइट साइड पे सॉरी आपका लेफ्ट साइड पे है आपका, और गैलेक्टोज में राइट साइड पे है। इसी तरह से मैनोज और फ्रुक्टोज में आपका C2 के लेवल पे है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको पढ़ने का तरीका बताते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास किस लेवल पे जो है वो डिफरेंस आ रहा है, किस लेवल के कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है, OH ग्रुप का। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के केस में कार्बन 4 है, तो हम इसको ये कहेंगे कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द एपिमर्स एट द C4। C4 का मतलब कार्बन नंबर 4 और एपिमर का मतलब कि उनमें बाकी सारा सेम है, सिर्फ C4 के लेवल पे डिफरेंस है OH ग्रुप का। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम देखते हैं फ्रुक्टोज को और मैनोज को। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड हैं, दोनों में सारा जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किस लेवल पे, C2 के लेवल पे, सॉरी C2 के लेवल पे। ग्लूकोज और मैनोज आपका ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है और ये मैनोज है। ग्लूकोज और मैनोज के किस लेवल पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है C2 के लेवल पे। इधर अगर आप OH ग्रुप को देखेंगे तो वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे, और इधर अगर आप मैनोज में देखेंगे तो वो कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा। ठीक है, तो ये अब क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज एंड मैनोज जो होंगे वो क्या होंगे, C2 एपिमर्स। ठीक है, रिवाइज कर रही हूँ इस सारे कॉन्सेप्ट को। आइसोमर्स क्या होंगे, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिंपल सा है कि हमारे पास सारे के सारे ये इस टाइम जितने राइबोस को छोड़ के जितने सारे ये 4 पड़े हुए हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज या मैनोज, ये सब क्या हैं, आपके
आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, सबका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सेम है, सॉरी डिफरेंट है, लेकिन केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना एपिमर्स की। एपिमर्स हमने कहा कि वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास उनकी एक स्पेसिफिक कार्बन के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफ़र करेगी, बाकी सारा जो होगा वो सेम होगा, और सिर्फ एक कंडीशन है, वो क्या कि हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होगी उसको नहीं हमने कंसीडर करना। अच्छा जी, फिर हमने देखा कि हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपिमर्स हैं, यानी ग्लूकोज हो और गैलेक्टोज हो तो हम उसकी कार्बन 4 देखेंगे तो उसमें OH का डिफरेंस आएगा, और इसी तरह से हम ग्लूकोज हो और मैनोज हो उसको देखें तो उसके कार्बन 2 के लेवल पे जो OH का डिफरेंस होगा वो आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए, सॉरी एपिमर्स हो गए। अच्छा जी, अब जो है हमने ये देखा कि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, और हमारे पास सॉरी मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ अब वो ये कि हमारे पास इनमें से 3 जो हैं उनके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर आप ये ग्लूकोज को देखें, गैलेक्टोज को देखें और मैनोज को देखें तो हमारे पास ये तीनों क्या हैं, अल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, जबकि ये फ्रुक्टोज जो है ये क्या है, कीटो ग्रुप है, कीटो शुगर। ठीक है, अच्छा जी, हाँ ये हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर्स एंड ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपिमर्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगला है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स को अगर हम इस तरह से देखें कि हमारे पास क्या आता है कि स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन इज फाउंड इन द पेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक्टिविटी बताऊंगी कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपने ये परफॉर्म करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखने हैं एंड द पाम शुड फेस अपवर्ड्स। ठीक है, यानी आपकी जो पाम हो, जो हथेली हो, उसकी डायरेक्शन क्या हो कि वो फ्लोर की आपकी सीलिंग की तरफ हो। ठीक है, अब अगर जब आप इसको रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड्स के जो थंब होंगे वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। जो हमारे एनेंशियोमर्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो क्या है बेसिकली द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। ठीक है, यानी सेम है एज इट इज़ है लेकिन टोटली उसकी ऑपोजिट कॉपी है, तो उसको एनेंशियोमर्स बोलते हैं। इसमें हम जो टर्म यूज़ करते हैं कैपिटल D और कैपिटल L की शुगर जो है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं एज द कैपिटल D और कैपिटल L शुगर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ द शुगर्स इन द ह्यूमंस हैं वो कौन सी हैं, D शुगर्स हैं। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कि ये क्या है। हम कहते हैं कि हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, यानी हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन वो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो वो कार्बन है जो कि आपके जिसके चारों के चारों बॉन्ड्स जो होंगे वो डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होंगे। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास OH ग्रुप ऑन द एसिमेट्रिक कार्बन जो होगा वो क्या होगा, फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन इज ऑन द राइट साइड। यानी आपने जो आपकी कार्बोनाइल कार्बन होगी, जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन होगी, उससे जितना मैक्सिमम दूर हो सके उस कार्बन के ऊपर आपका जो OH ग्रुप होगा वो राइट साइड पे होगा, तो दैट शुगर विल बी द D आइसोमेट्रिक फॉर्म, और जो रिवर्स हो जाएगा इसका वो क्या कहलाएगी, L आपकी शुगर। ठीक है, अब हम यहाँ से एग्जांपल देख रहे हैं D ग्लूकोज L ग्लूकोज। अगर आप यहाँ पे देखें तो C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड कार्बन। अच्छा, ये हमारा क्या है C1, जहाँ पे इस टाइम आपका पॉइंटर मौजूद है, ये क्या है C1 और ये कार्बोनाइल कार्बन है। इससे हमने जितना मैक्सिमम दूर हो सके हमने देखना है कि उस पर OH बॉन्ड की जो है वो क्या पोजीशन है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो उसमें OH हमारा किधर है, आपके D में है, तो ये राइट साइड पे है। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे L ग्लूकोज की तो उसमें क्या होगा, OH लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मैनोज की, C डबल बॉन्ड O। अच्छा, ये भी हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इस कार्बोनाइल कार्बन से जितना फारदेस्ट हम लोग जा सकते हैं जाएंगे, और इस पे हम कंसीडर करेंगे किसको, OH को। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया हमारे पास एनेंशियोमर्स।
इसमें हमने क्या जो डिफरेंस देखा, वो देखा कि हमारे पास क्या होगा कि OH ग्रुप जो होगा वो राइट साइड पे होगा तो वो डी शुगर होगी, और अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा तो वो क्या होगी, एल शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डी मेनोज में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास OH जो होगी वो कहाँ पे होगी, राइट साइड पे होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डी गैलेक्टोज है, उसमें भी वो कह रहा है कि हमारे पास H जो ये क्या कहते हैं OH ग्रुप जो होगा वो कहाँ पे होगा, आपके राइट साइड पे होगा, और फ्रुक्टोज में भी OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होगा। इसी तरह से हम इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड डी आपका L ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें क्या है कि हमारे पास ये क्या कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन है, और इससे फारदेस्ट जो था वो ये था, तो इस पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और आप लोगों ने मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना है, वरना मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँगी कोई सी भी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।